हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर सेकंड लेक्चर को देखेंगे, जो है हमारा कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के इसी चैप्टर का चार्ज टॉपिक एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है या कूलम्ब्स लॉ क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है हमारे पास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, दो हम बोल सकते हैं चार्जेस के बिटवीन, टू चार्जेस के बिटवीन हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंडक्ट होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? Electrostatic deals with the study of stationary electric charges and the force between them. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या डील करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, कि चार्जेस की वो स्टडी जो रेस्ट में की जाती है, जब चार्जेस क्या होते हैं? स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं। नाउ सेकंड, चार्ज पार्टिकल्स exerted force on each other, like charges repel each other and unlike charges attract each other. हमारे पास जो चार्जेस के नेचर थे, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है कि चार्जेस के हमारे पास नेचर कितने होते हैं? दो टाइप से, एक लाइक और एक अनलाइक। तो अगर लाइक चार्ज होगा तो रिपेल होगा एक तरफ से, और अगर अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट होगा। बट है तो दो चार्जेस ना, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव। इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई तो फोर्स लग रहा है, चाहे वो रिपल्शन फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो। वो फोर्स जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को हम फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी स्टडी करेंगे? वो फोर्स फाइंड करने के लिए हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ quantitatively describes the magnitudes of this electrostatic force between two point charges. कूलम्ब्स लॉ क्या करता है? दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसे फाइंड करता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। देखो, तो हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ होता है क्या? स्टेटमेंट क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूलम्ब्स लॉ जो स्टेटमेंट है वो 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the product of their charges. First point, directly proportional to the product of the charges. जो कूलम्ब्स लॉ है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि F is directly proportional to product of two point charges. तो दो पॉइंट चार्ज कहां पर है? सपोज यहां पर आपके पास में एक चार्ज है Q1 एंड समथिंग कुछ डिस्टेंस पर आपके पास में सेकंड चार्ज है Q2। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने लिया है R। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। बस सेकंड पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between them. जो दोनों पॉइंट चार्जेस है उनका बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/r²। बेसिकली दोनों पॉइंट से हमारे पास में फोर्स क्या बनेगा? F is directly proportional to Q1 Q2 upon r²। ओके, ये हमारे पास आता है। अब प्रोपोर्शनल्स का साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 upon r²। हियर K is the electrostatic force constant। K क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। देखो नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ जो है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पर K हमारे पास क्या है? K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट। F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। Q1 Q2 इज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस। जो हमारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड रहेगा वो। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। R हमारे पास मीटर में आएगा और K क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू, अब समझना K का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। K जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल रहे हैं, K की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
नाउ व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट वैल्यू जो होता है वो होता है 8.99 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं 9 इंटू 10⁹9। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखते हैं 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का क्या आ गया है, वैल्यू आ गया है। ओके, अब इसकी जगह हम लोग ये जो 4 पाई है, 4 हमको ध्यान है, पाई हमारा 3.14 हो ही जाएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है? अब बात आती है व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास में? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर आपको अगर एप्सिलॉन नॉट मिला तब तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर एप्सिलॉन एन मिल गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम के लिए परमिटिविटी और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी, दोनों को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। ये दोनों जो है ना हमको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला देते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू भी फिक्स है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, तो कूलम्स लॉ क्या होगा? बेसिकली F is equals to K Q1 Q2 upon R square, product of the 2 point charges and directly inversely proportional to square of distance. नेक्स्ट देखते हैं। अब कूलम्स लॉ के लिए अगर हम इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है? फोर्स हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर साइन करना पड़ेगा। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर शो करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो उस पर एक एरो का साइन लगाते हैं, है ना, या फिर हम उसको बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं। तो ये कब होगा? जब वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका जब हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्यों करेंगे? सबसे पहले तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने से हमें जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन पता चलेगी कि हमारे जो दोनों चार्जेस हैं वो रिपल कर रहे हैं आपस में या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस है। अगर हमने बोला Q1 हमारे पास पॉजिटिव है, Q2 हमने एक बार नेगेटिव लिया, Q2 को क्या लिया हमने? नेगेटिव लिया। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस है तो आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, दोनों चार्जेस r डिस्टेंस पर है। इस तरफ जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा F12, ठीक है, और Q2 किससे जो फोर्स आ रहा है वो हो जाएगा F21। नाउ व्हाट इज 21 एंड 12? देखो F12 का क्या मतलब है? F12 is the force on Q1 due to Q2. F12 का मतलब है Q1 पर फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। Q1 पे फोर्स लगेगा और अगर Q2 लगाएगा तो हम इसको बोलेंगे F12। गेट इट? एंड सेकेंड F21 is the force on Q2। अब फोर्स किस पर लग रहा है? Q2 पर, और लगा कौन रहा है? Q1। तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F21 से। बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन जो है फोर्स की वो ऑपोजिट आ रही है। ठीक है, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो हमारा फोर्स है वो इस लाइन को कंप्लीटली क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम बनाना चाहें तो F12 वेक्टर साइन। अब F12 पर क्या लगा दिया हमने? वेक्टर साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू किसका वैल्यू है? ये K का Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और यहाँ हमने ले लिया एक यूनिट वेक्टर विच इज R कैप। अगर हम F12 के लिए बात कर रहे हैं तो 12 का यूनिट वेक्टर R12। यहीं पर अगर मैं F21 की बात करती, वेक्टर F21 की बात करती, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे पूरा फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर क्या लगता? R21 कैप। ओके, और देखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को। सपोज हमारे पास में वही दो कंडीशंस थी कि चार्जेस थे, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर और Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर। तो देखो अगर Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, तो F12 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपन R स्क्वायर R कैप 1 2। और अगर F21 है हमारे पास, 2 पर फोर्स लग रहा है और 1 फोर्स लगा रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर एंड F21 कैप। ओके, अब देखो फोर्स ऑन Q1 Q2 Q2 क्या हो रहा है हमारे पास में, द फोर्स ऑन चार्ज Q1 due to charge Q2 acts along the line joining Q2 to Q1। सेकेंड, फोर्स ऑन Q2 due to Q1 जो इस कंडीशन के लिए है, द फोर्स ऑन चार्ज Q2 जो Q2 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज Q1 एक्ट्स along the line joining Q1 to Q2। अब इन दोनों पॉइंट से हम क्या समझ सकते हैं, या हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे पास यहाँ काम आने वाला है। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। तो हमारे पास जो फोर्स होगा थर्ड लॉ की हेल्प से हम बताएंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो दोनों फोर्सेस है, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है भाई। एक हमारे पास Q1 चार्ज था, एक हमारे पास Q2 चार्ज था, दोनों का बीच का डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस हमने लिया था r। अब हमने बोला कि भाई Q1 जो है, Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है ना। Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में F21। और अगर Q1 Q2 पर फोर्स Q1 लगा रहा है तो F12। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या चलेगा, ऑपोजिट चलेगा, दोनों लाइन पर मिलेंगे, मतलब ये इधर और ये इधर। इस तरीके से लाइन को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस जगह हमारे को चार्ज फील होगा, यहाँ पर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर कोलिनियर along the line joining them। कोलिनियर चार्जेस रहेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो हमारे पास दोनों इक्वल है, कौन कौन, F12 वेक्टर F21। ठीक है, वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू वेक्टर F21। ये मैग्नीट्यूड में तो हमारे पास में इक्वल है, ये मॉड लगा दिया तो ये क्या है, इक्वल है। बट ऑपोजिट किस में है, डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन का ऑपोजिशन हमको शो करने के लिए हम क्या साइन लगाएंगे, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 एंड दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ध्यान से देखो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करनी तो हम मोड लगा के भी बता सकते हैं, मोड लगा रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मोड नहीं लगा रहे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, ये हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, नाउ सी एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम ये कूलम्ब्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो कूलम्ब्स लॉ को डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो चार्जेस के बीच में हमारा लग रहा है, तो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल। सेकेंड इज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमारे पास कूलम्ब्स लॉ हेल्प आता है। कैसे, एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात आ गई है, तो फिर यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई हो सकता है। थर्ड इज इन केमिकल बॉन्डिंग, कूलम्ब्स लॉ कहाँ काम आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास क्या, एटम्स चाहिए हमारे पास, तो हमारे पास एक है सोडियम क्लोरीन, जो भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर हमने एटम लिया है तो हमारे पास कौन सा लॉ यहाँ पर वर्क कर जाएगा, कूलम्ब्स लॉ। फोर्थ, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइसेस, जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइसेस है उनमें सब में भी क्या हमारे पास काम आता है, कूलम्ब्स लॉ। Used in the design of capacitors, electrostatics particles and various electronic components. So these are the applications of Coulomb's law. तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, Coulomb's law क्या होता है, Coulomb's law किस लिए पढ़ते हैं, और Coulomb's law का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी यूनिट है इसी के ही नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके।